आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, दालों में प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। यही वजह है कि दालें प्रायः हर घर में रोज़ बनती है, इससे इसकी मांग बहुत है। साथ ही दलहनी फसलों की खेती करने का एक बहुत बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें मौजूद राइजोबियम हमारे खेत की मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देता है, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसके कारण से दालों की खेती करना बहुत ही लाभदायक सौदा है। साथियों, दालों की खेती छत्तीसगढ़ में किस तरह से की जाए, इसका उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर से वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। साथियों, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इस विषय पर चर्चा करने से पहले हम आपको एक दलहनी फसलों के संबंध में एक लघु फिल्म दिखाएंगे। पहले इस लघु फिल्म को देखिए, फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में आप भी शामिल हो सकते हैं हमारे इस टोल फ्री नंबर पर प्रश्न पूछकर। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-9418। आइए पहले देखते हैं एक लघु फिल्म, फिर हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। दलहन प्रकृति का अनमोल उपहार है। भारत जैसे देश में जहां ज्यादातर लोग शाकाहारी हैं, दलहन हमारी पौष्टिक आहार की आवश्यकता पूरी करते हैं। दालों के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है। विश्व के कुल कृषि क्षेत्रफल का 37% से भी अधिक दलहन उत्पादन के अंतर्गत आता है और विश्व के कुल दलहन उत्पादन का 28% से भी अधिक भारत में होता है। दलहनी फसलें कम पानी और कम उपजाऊ भूमि में संसाधनों का कम से कम उपयोग करके उगाई जा सकती है। हालांकि भारत दुनिया में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश है। देश में आमतौर पर पोषण आहार और स्वास्थ्य की दयनीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रोटीन के उपभोग में बढ़ोतरी करना सरकार की उच्च नीतिगत प्राथमिकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि दाल के उत्पादन को बढ़ाया जाए और उसे उद्योग का दर्जा दिया जाए।
विशेषज्ञों के अनुसार दालें प्रोटीन, फाइबर और खनिजों का एक स्रोत है। दलहन फसलों की उत्पादकता वर्तमान में 700 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी कम है। दालों का मानव उपभोग जहां 70 ग्राम प्रति व्यक्ति था, वह अब घटकर 40 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गया है। विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो यह अत्यंत आवश्यक है कि प्रति व्यक्ति दाल उत्पादकता वृद्धि के लिए दलहन फसलों की उत्पादकता एवं रकबे को बढ़ाया जाए। प्रदेश में दलहन की फसलों का रकबा घट रहा है। इतना ही नहीं, इसका उपभोग भी कम हुआ है। अगर किसान दाल उत्पादन के पश्चात उचित प्रसंस्करण कर देते हैं तो उत्पाद का मूल्य संवर्धन हो जाता है, जिसके लिए उचित जानकारी होना आवश्यक है। उच्च दलहनी फसल की पैदावार के लिए नाइट्रोजन आवश्यक है, लेकिन आमतौर पर नाइट्रोजन उर्वरक के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। जब उचित राइजोबियम इनोक्युलेंट के साथ उचित रूप से टीका लगाया जाता है तो दलहनी फसलें फिक्सेशन के माध्यम से अपनी नाइट्रोजन आवश्यकता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्राप्त कर सकती हैं। दालों को रेतीली से लेकर भारी काली मिट्टी तक कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। आदर्श मिट्टी आमतौर पर अच्छी जल निकास वाली दोमट मिट्टी होती है। यह विभिन्न प्रकार की दलहनी फसलों के बीच भिन्न होती है। दलहन बहुत सारे सूक्ष्म जीवों वाली मिट्टी में अच्छी तरह से उगते हैं और इष्टतम विकास और पोषक तत्वों की उपलब्धता के लिए 6.7 या उसके आसपास के पीएच मान की आवश्यकता होती है। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, इस लघु फिल्म के माध्यम से आपने दलहनी फसलों के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त की है, लेकिन कुछ अनछुए पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण कुमार त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे दर्शकों को सबसे पहले ये बताइएगा कि छत्तीसगढ़ में दलहनी फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में दलहन उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। जी जी। लेकिन जो औसत प्रति व्यक्ति उपलब्धता है छत्तीसगढ़ में, जी जी, और जो छत्तीसगढ़ में जो औसत उत्पादकता फसल के दलहनी फसलों की है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। जी जी। लगभग 5.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। जी जी। राष्ट्रीय औसत लगभग 8 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। आवश्यकता है कि कृषकों को उन्नत तकनीकी का प्रयोग करें, खास तौर से जो उन्नत किस्में हैं। आजकल शोध से, अनुसंधान से ऐसी किस्मों का विकास किया गया है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, जिसमें जो समस्याएं ज़्यादा उत्पादन देने के साथ साथ कीट और बीमारियों के प्रति भी प्रतिरोधी किस्में हैं ये। जी जी। तो ऐसी किस्में अरहर में सारी फसलों में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा छत्तीसगढ़ संपूर्ण राज्य के लिए बहुत अच्छी किस्में विकसित हुई हैं। साथ में खरपतवार बहुत बड़ा चुनौती पैदा करते हैं किसानों के लिए दलहनी फसलों में। खरपतवारों का भी बेहतर प्रबंधन हो सकता है। आजकल जो हमारे अंकुरण के पश्चात खड़ी फसल में भी निदानाशक दवाएं आ गई हैं, उनका प्रयोग करके, और भी जो बर्ड परचेज हैं, अनेक उपाय है, एक समन्वित उपाय से उसका भी नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे कम खर्च में खरपतवारों के द्वारा होने वाले नुकसान को हम कम कर सकें। इसके अतिरिक्त जो पोषण प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा हम जानते हैं कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन होता है, लेकिन ये गैस के रूप में होता है। ये हमारे पौधों को, हमारे फसलों को प्राप्त नहीं होता। इसको जो दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत करते हैं। अच्छा। औसतन अरहर और जो चना है, इन फसलों के द्वारा 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो नाइट्रोजन है, ये हमारे ये बैक्टीरिया हवा से फिक्स करके नाइट्रेट और नाइट्रेट के रूप में, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन को लेते हैं, उस रूप में उपलब्ध कराते हैं। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, मिट्टी की उर्वरक क्षमता में सुधार होता है। दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें समन्वित प्रयास करने पड़ेगी। इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए, खास तौर से फसल चक्र है,
मिट्टी का जो परीक्षण है, पहले सॉइल हेल्थ टेस्ट हम कराएं। सल्फर का उपयोग ये भी बहुत अनिवार्य है। आजकल लगातार फसलों में खेती करने से, धान गेहूं लेने से खास तौर से सल्फर की भी कमी पाई गई है छत्तीसगढ़ की मिट्टियों में, तो इसका भी प्रयोग करके हम ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। जी जी सर, जैसे कि आपने बताया कि दिनों दिन मिट्टी के पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, उसकी भरपाई करने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे उनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से उसके लिए मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में, मिट्टी की सेहत को सुधारने में दलहनी फसलें अपना अमूल्य योगदान देती हैं। जी जी। दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, जी जी, कभी भी किसान भाई देखें तो इसमें जो 30 दिन की अवस्था में जब ये फसल होती हैं, दलहनी फसलें, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर, चना, उनको उखाड़ें तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें दिखती हैं। जी हाँ, जी हाँ। उन गांठों को कभी दबाएं तो उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा। उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो वो बैक्टीरिया लाइव होते हैं, जीवित होते हैं और चलते फिरते रहते हैं। अच्छा अच्छा। हम राइजोबियम कल्चर से उपचार करके और रसायनों का प्रयोग कम से कम करके इनकी संख्या को बढ़ा सकते हैं, जिससे वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज्यादा होगा और हमारी मिट्टी की सेहत सुधरेगी। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि दलहनी फसलों की जो पत्तियां होती हैं वो भी झड़ के सूखने के बाद गिरती हैं मिट्टी में, और मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है, मिट्टी में जो जीवांश की मात्रा है, उसको बढ़ाती हैं। अच्छा। मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, कार्बन % बढ़ता है। जी 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 सर, समन्वित पोषक प्रबंधन क्या है जो मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है? जी, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन में क्या होता है कि पहले हमें मिट्टी का परीक्षण कराना चाहिए। जी जी। जिससे हमें पता चलता है कि जिस खेत में हम कोई फसल ले रहे हैं, अरहर ले रहे हैं, मूंग, उड़द, चना जो भी ले रहे हैं जी, उसमें कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है। जी जी। इसके बाद हम तय करते हैं कि हमें यदि उसमें अरहर लेनी है कि मटर लेनी है, मूंग लेनी है, उस फसल की कितनी आवश्यकता है उस पोषक तत्व की, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जितने भी 16 प्रकार के पोषक तत्व हैं, कितनी आवश्यकता है, उसके हिसाब से फिर उनकी अनुशंसा की जाती है कि यदि उसमें इतनी मात्रा में कमी है पोषक तत्वों की, तो अधिकतम उत्पादन लेने के लिए हमें इतने पोषक तत्वों का प्रयोग करना होगा। जी जी। इसके अतिरिक्त एक बात और आवश्यक है कि जो जैविक खादें हैं, अच्छा, खास तौर से गोबर की खाद, कंपोस्ट, केंचुए की खाद, इनका प्रयोग भी हमें 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से दलहनी फसलों का उत्पादन हम जिस खेत में लेने जा रहे हैं उसमें प्रयोग करना चाहिए। अच्छा अच्छा। एक बात और हमारे यहाँ प्रचलन में भी है, हमारे किसान भाई ऐसा करते भी हैं कि इन जो खादें, जो जैविक खादें, इनका प्रयोग फसल बोनी के लगभग 15 दिन पहले करना चाहिए। अच्छा। जिससे इसमें उपस्थित जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये तब तक मिट्टी में मिल जाते हैं जब हम फसल बोनी करते हैं, तभी हमें इनका पूरा लाभ मिल पाता है। इसके अतिरिक्त अमूमन जो दलहनी फसलों में रिकमेंडेशन है, जो अनुशंसा है, यदि मिट्टी का परीक्षण नहीं हो पाया तो किसान भाइयों को कितनी मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए। अच्छा। तो एक रिकमेंडेशन है कि आप 1 क्विंटल DAP यानी 20 किलोग्राम लगभग नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, इतना 1 किलो DAP यदि देते हैं और साथ में सिंगल सुपर फास्फेट 1 बोरी, इतना देने से किसान भाइयों को उसकी मात्रा की आंशिक रूप से भरपाई हो जाती है। अच्छा। और साथ में गोबर खाद, केचुए खाद का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। वैसे भी दलहनी फसलों को उत्पादन करने से खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ती है। जी 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 सर, जैसे कि आपने बताया कि बीजोपचार करना चाहिए, तो बीजोपचार से क्या लाभ हो सकता है, उत्पादन बढ़ाने में किस तरह से सहायक है बीजोपचार? बीजोपचार बहुत आवश्यक है। जैसा बीजोपचार करने से क्या होता है कि यदि कोई फंगस और कवक जिनके प्रकोप से उत्पादन में गिरावट आती है, जब हमारी फसल खड़ी होती है उस समय वो आक्रमण करते हैं, तो बीज को यदि हमने उपचारित किया है तो बीज के चारों ओर एक सुरक्षा कवच के रूप में वो कवकनाशक जो दवाएं हैं वो एक काम करती हैं। बाद में वो जो बीमारियां हैं उनका प्रकोप से वो बीज हमारा सुरक्षित होता है। दूसरी बात, बीजोपचार करना इसलिए भी जरूरी है कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया, हम यदि उससे राइजोबियम का एक कल्चर होता है, उससे यदि हमने बीज को उपचारित किया है, उसके चारों ओर बीज में उनकी एक कोटिंग हो जाती है, एक परत चढ़ जाती है। जब वो मिट्टी में जाएगा बीज और उसमें पर्याप्त मात्रा में नमी की मात्रा होगी, तब वो फ्लोरिश करेगा, बढ़ेगा। अच्छा। और यदि हमने उसमें किसी रसायन का प्रयोग नहीं किया
तो बढ़ने के साथ साथ वो ज़्यादा संख्या में रहेंगे तो ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। अच्छा, जब वो वायुमंडल से जब ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्स करेंगे तो मिट्टी की सेहत सुधरेगी। मिट्टी में नाइट्रोजन की अमूमन पूरे छत्तीसगढ़ में कमी है। जी जी। तो हमें जो हम उर्वरकों के माध्यम से देना चाह रहे थे नाइट्रोजन, वो हमें जैविक माध्यम से मिलेगी। जी जी। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा जैसे धान की खेती में मचाई की जाती है, पडलिंग की जाती है, जी जी, जिसमें एक नीचे कड़ी परत जम जाती है। उससे हाँ। क्या होता है, बारिश का पानी भी मिट्टी के नीचे परकोलेट नहीं होता, इन्फिल्ट्रेशन कम होता है, हाँ। और पानी ज्यादा बह के मिट्टी को काटते हुए नदी नालों के माध्यम से समुद्र में पहुंचता है। लेकिन यदि हम दलहनी फसल जहां लेते हैं उसमें क्या होता है कि मिट्टी में वैसी हार्डनिंग नहीं होती, कड़ी परत नहीं बनती, मिट्टी का भुरभुरापन बना रहता है, मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, तो मिट्टी की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। अच्छा अच्छा। तो इतने सारे लाभ हैं। और बीजोपचार करने से बीज सुरक्षित होता है अनेक बीमारियों से, कीड़ों के प्रकोप से, और ये बहुत आवश्यक है। ज़्यादा उत्पादन लेना है तो बीजोपचार दलहनी फसलों में खास तौर से अवश्य करना चाहिए। जी सर, जैसा कि आपने जल प्रबंधन के लिए बताया, तो दालों के लिए कितने पानी की आवश्यकता होती है, जल प्रबंधन किस तरह से किया जाए कि फसलें अच्छी हों? देखिए, दलहनी फसलों की आवश्यकता पानी की बहुत ज़्यादा नहीं है जी। तुलनात्मक रूप से जो अनाज वाली फसलें हैं, जो कमर्शियल फसलें हैं जैसे गन्ना है, जूट है, कपास है, इनकी तुलना में दलहनी फसलों की पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अच्छा। दलहनी फसलों में ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम जहां भी दलहनी फसल लें, खरीफ की जो मुख्य दलहनी फसलें खासतौर से छत्तीसगढ़ में है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, कुल्थी है, तो इन फसलों में, इस खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। अच्छा। यदि पानी रुकेगा तो तो फसल में तुरंत फंगल इन्फेक्शन होगा और वो सड़ जाएगी, उसमें रूट रॉट होगा और अनेक बीमारियां लगेगी, वो हमें उत्पादन कम मिलेगा। जी जी। आवश्यकता इस बात की है कि जो एक रेज्ड बेड फरो सिस्टम है, जी जी, इनकी बोनी में ही खास तौर से जो खरीफ मौसम की फसलें, दलहनी फसलें, जी जी, उनकी बोनी करते समय ही हमें मेड़ में बोना है। अच्छा। फरों में नहीं बोना है। अच्छा। जब भी नागर चलता है खेत में, चाहे वो ट्रैक्टर से अपन चलाएं या इंक्लाइन प्लेट प्लांटर है जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, जी जी, उससे बोनी करते हैं तो एक नीचे फरो बनती है और ऊपर रिज बनती है। अच्छा। तो मेड़ में ऊंचे वाले स्थान में ही बीज की बोनी करें, जिससे ज्यादा बारिश होने की अवस्था में भी पानी नीचे नाली से होकर के खेत से बाहर चला जाए। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए। जी। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब मान लीजिए 10 दिन 15 दिन के लिए पानी बिल्कुल निकल गया, चाहे बारिश के मौसम में जुलाई में 10 दिन का पूरा सूखा पड़ा, पानी नहीं गिरा, उस अवस्था में इन फसलों को लाइफ सेविंग इरिगेशन देने की आवश्यकता होती है। वो भी भरसक आज की जो टेक्नोलॉजी है कि आप खास रबी के मौसम में चने में आप ड्रिप के माध्यम से टपक सिंचाई, बूंद बूंद उसके जड़ के पास सिंचाई पानी दे सकते हैं। जी हाँ जी। और खरीफ में भी यदि आवश्यक है तो फाउंटेन के माध्यम से जो हमारा स्प्रिंकलर मेथड है उससे भी सिंचाई की जा सकती है। जी जी। सर, आपने खेत की तैयारी के समय में कितनी खाद देना चाहिए, मिट्टी में कितनी खाद मिलानी चाहिए, ये तो बताया। पौधे की बढ़वार के समय में किस किस स्थिति में कितनी कितनी खाद और देना चाहिए पौधों को? जी देखिए, यदि आपकी खड़ी फसल में लगता है कि उसकी बढ़वार थोड़ी कम हो रही है जी, तो आपको यूरिया का 2% घोल जी, ये आप का छिड़काव कर सकते हैं इन फसलों में पुष्पन अवस्था में। अच्छा। जब भी फूल आते हैं जी जी, तो इनमें 2% यूरिया का घोल लाभकारी पाया गया, ऐसा प्रयोगों में देखा गया। जी जी। आजकल नैनो यूरिया आ गया बाजार में। अच्छा। नैनो यूरिया का मतलब इसके छोटे पार्टिकल्स हैं और ड्रोन के द्वारा इनका एप्लीकेशन है। इसका हमारे छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन कार्यक्रम लिया जा रहा है। बहुत सस्ते दर पर कई एजेंसियां हैं जो कृषि विज्ञान केंद्र है, उनके माध्यम से ड्रोन का प्रदर्शन किया गया और ड्रोन के द्वारा यदि अप्लाई करते हैं तो पत्तियों में जो फ्यूम्स बनते हैं, अच्छा, इनके, क्योंकि पत्ती ही पौधे की रसोई होती है। हम खाद देते हैं मिट्टी में, वहां से वो ट्रांसलोकेट करके पत्ती में पौधे का फोटोसिंथेसिस होती है, भोजन बनता है। जी जी। सीधे पत्ती में यदि हम पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं स्प्रे के माध्यम से तो ज्यादा कारगर होता है। अच्छा। खड़ी फसल में ज्यादातर नाइट्रोजन देने की अनुशंसा की गई है। जी जी। बाकी जो पोषक तत्व हैं उनको आप आधार रूप में ही देना उचित होता है। जी जी। सर, इसके अलावा खरपतवार भी बढ़ जाते हैं जब हम उर्वरक पर्याप्त मात्रा में डालते हैं, तो खरपतवार का नियंत्रण किस तरह से किया जाए? जी देखिए, बिल्कुल अच्छी मिट्टी सिर्फ पौधों के लिए नहीं होती जी। मिट्टी का यदि स्वास्थ्य अच्छा है, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त है, उसमें फसल अच्छी हो रही है, तो खरपतवार भी उतने ही अच्छे ढंग से होंगे। जी जी। क्योंकि धरती माता पौधे में, खरपतवार में और फसल में अंतर नहीं करती जी। तो उसके लिए हमें खरपतवारों का प्रबंधन करना है जी। आजकल खरपतवारों के लिए चूंकि हाथ से निदाई करनी पुरानी परंपरा थी, अब यदि हाथ से निदाई करने के लिए श्रमिक नहीं मिल रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है, तो उस स्थिति में हमारे पास निदानाशक दवाएं आ गई। जी जी। जब खरपतवार
बोने के बाद 2 से 3 पत्ती की अवस्था में होता है। जी। ये स्थिति आती है फसलों के बोने के 15 से 20-25 दिन के बीच में। जी हाँ। उस समय जब 2-3 पत्ती की अवस्था में होते हैं तब आप निदानाशक दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जी जी। निदानाशक दवाओं में इमाज़ेटापायर है, क्विज़ेलोपॉपिथाइल है। जी। इन दवाओं को स्प्रे कर देंगे तो फसल को नुकसान नहीं होगा, खरपतवारों को, खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। लेकिन यदि खरपतवार बढ़ गए हैं तो फिर इन दवाओं का प्रयोग करने से, या 25 दिन के अंदर आप दवा का प्रयोग नहीं कर पाए तो फिर इन दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर अपलैंड वीडर है, पावर वीडर है। यदि आपने लाइन में कतार में बोनी की है तो वो मशीनें चला करके मैकेनिकली आप उन खरपतवारों की निदाई कर सकते हैं। जी जी। इसके अतिरिक्त एक और चीज मैं सिफारिश करना चाहूंगा, किसान भाइयों से निवेदन है कि जो खेत का कूड़ा कचरा है, अच्छा, पैरा है, जो नीदा है, घास फूस है, उस सबको भी फसलों में 2 लाइन के बीच में वहीं बिछा दें, डाल दें। अच्छा। एक टेक्निक अभी सब्जियों के उत्पादन में क्या हो रहा है, किसान भाई पॉलीथीन की मल्चिंग करते हैं। जी जी जी। जिससे क्या होता है, नमी तो संरक्षित रहती है लेकिन वहां का टेम्परेचर तेज धूप में ज्यादा बढ़ जाता है और उससे जो मिट्टी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो हमारे फसलों की, खेत की मिट्टी की मदद करते हैं, उनकी मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। अच्छा। तो यदि आप पैरा घास फूस रखेंगे उससे भी आपका नमी का संरक्षण होगा, खरपतवारों का भी प्रबंधन होगा। अच्छा। क्योंकि ऊपर जब घास पैरा ढका रहेगा तो नीचे से खरपतवार अंकुरित होकर बढ़ नहीं पाएंगे। नमी का संरक्षण होगा और एक समय के बाद वो जो पैरा घास फूस अपन ने ढका है, पलवार जिनकी रखी है, वो वहीं पर सड़ गल के मिट्टी में मिल जाएंगे और मिट्टी का में जो है ऑर्गेनिक मैटर इंप्रूव होगा, कार्बन की मात्रा अच्छी होगी। जी जी। सर, दलहनी फसलों की एक समस्या ये भी होती है कि इसमें कीट प्रकोप बहुत होता है। जी। तो दलहनी फसलों में कौन कौन से कीट हैं जो फसल को प्रभावित कर सकते हैं और उनका नियंत्रण हमारे किसान भाई किस तरह से करें? देखिए, दलहनी फसलों के प्रमुख कीटों में पहले नंबर पर तो एक हेलियोथिस आर्मीजेरा है, जो चने की इल्ली, पहले ये चने में ज्यादा देखी जाती थी। जी जी। आजकल अरहर, मूंग, उड़द सारी फसलों को ये नुकसान करती है। जी। ये जब भी फूल अवस्था के बाद ये आक्रमण शुरू कर देती है। अच्छा। इसका प्रकोप ज्यादा देखने में आता है और ये क्या करती है, फली के अंदर इसकी जो तितली होती है घूमती रहती है, पुष्पन अवस्था, फूल अवस्था में ही फूल के अंदर अंडे दे देती है। अच्छा अच्छा। जब उसमें परागण की क्रिया होती है तो परागण की क्रिया के बाद अंडे से इल्लियां बनना शुरू होती हैं और वही खाना शुरू कर देती हैं। अच्छा। और जैसी फलियां बनती हैं, आपने देखा होगा फली में छेद करके आधी बाहर निकली रहती है, आधी अंदर पूरे दाने को खा जाती है। इनसे बचाव के लिए बहुत अच्छा उपाय है कि हम एक NPV आता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, आप 100 इल्लियों को पकड़ लीजिए, पकड़ के किसी बर्तन में डाल दीजिए, उनको मार दीजिए, उसके बाद उसको एयर टाइट कर दीजिए। अच्छा। और अच्छे से टाइट कर दीजिए, 1 हफ्ते तक उसको रखा रहने दीजिए। जी जी। 1 हफ्ते रखने के बाद उसको अच्छे से मथ लीजिए, खोलेंगे तो उसमें फर्मेंटेशन हो जाता है, बड़ी स्मेल आती, गंध आती है। अच्छा। उसके बाद उसको 5 गुना पानी मिला करके छान के और उसी का स्प्रे कर दें। अच्छा। ऐसा करने से क्या होता है कि जो इल्लियां हैं उनमें एक बीमारी, एक वायरस फैल जाता है। अच्छा। बीमारियों के कारण इल्लियों का जो तंत्रिका तंत्र है वो खराब हो जाता है, इल्लियां कुछ खा नहीं पाती। जी जी। जब वो खाएंगी नहीं तो भूखे में कुछ दिनों में उल्टा लटकी मिलती है, मर जाती है। अच्छा। ये बहुत अच्छा उपाय है, इसको अपनाना चाहिए। इससे फसल को कोई नुकसान नहीं होता, कोई रसायन का प्रयोग नहीं होता। जी जी। दूसरा उपाय, चिड़ियां। अच्छा। इल्लियों को खाने के लिए चिड़ियों के लिए जगह बनानी चाहिए। इसके लिए 3 कोने की ऐसी लकड़ियां हमें बीच बीच में गड़ा देनी चाहिए, हर 3 से 5 मीटर में, जिससे सवेरे के समय खास तौर से चिड़ियां आती हैं, आने के बाद उनमें बैठती हैं, उनकी नज़र, चूंकि उनके भोजन का सवाल है, उनकी नज़र इल्ली में होती है, इल्लियों को वो नियंत्रित करती है। जी जी। डॉक्टर त्रिपाठी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।